हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की जो स्पेशल एग्जाम है ये स्टार्ट हो चुकी है। आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज हम आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये लेकर आ चुके हैं। गाइज, आज आपके लिए हम पूरे के पूरे 50 के 50 जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल छाप कर लेकर आ चुके हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अच्छे से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर शिफ्ट वाइज आपको वीडियोस यहां पर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। क्लियर है। और गाइज आपको बता दें, आज 2 मार्च है, 2 मार्च 2025 हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए। पूरे 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको कवर करवाएंगे। भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, पर जो चीज़ें होती हैं वो एग्जैक्ट, एक्यूरेट और 100% ऑथेंटिक हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो चीज़ें मिले बिल्कुल सटीक मिले, है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें आप, क्योंकि एक्यूरेट चीज़ें लाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, यह आप सभी जानते ही हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की डेली बेसिस पर प्रॉपर तरीके से आपको पीडीएफ मिल पाए, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। स्टडी मटेरियल में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, तो एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होती है करंट की या फिर जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होती है, पल पल की अपडेट हम टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं, तो आप टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और आपका एग्जाम कब है कब नहीं है, हमने डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक डाली है। तो सबसे पहली वाली लिंक जो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पर लिखा है आपकी एग्जाम कब है, यहां से बताएं। इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस तारीख को है, किस शिफ्ट में है, ताकि हम आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको फिल करने में, है ना। इससे आपकी सबसे ज़्यादा मदद हो पाएगी, तो आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम कर पाएँ, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर से फिल आउट कर दीजिएगा। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले प्रश्न से। जीके जीएस करंट अफेयर का यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पहला प्रश्न बना है आपका 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। क्वेश्चन इस तरह से आपका था कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान जो प्रधानमंत्री थे ये थे मनमोहन सिंह। याद रखिएगा, मनमोहन सिंह जो है 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे ये मनमोहन सिंह। याद रखना है आपको, मनमोहन सिंह जो है भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जो कि 2004 से 14 तक ये रहे थे, पूरे 10 साल आपको याद रखना है। मनमोहन सिंह जो है भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, जो 2004 से 14 तक रहे थे। और अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इनका निधन हुआ है। देखिए, 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव जो है इनके प्रधानमंत्री काल में भारत के 22वें वित्त मंत्री थे ये, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन्हें 2 बार यानी 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य इन्होंने किया है। तो याद रखना है आपको, 2 टर्म इन्होंने किए, पूरे 10 साल इन्होंने किए हैं। आपको याद रखना है 4 से 9 तक और 9 से 14 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। 1991 में व्यापक आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए भारत ने एलपीजी या फिर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, आपको पता ही है एलपीजी मॉडल का, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी का फुल फॉर्म है। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये जो मॉडल था एलपीजी मॉडल, इस पर आधारित एक नई आर्थिक नीति पेश की थी। और ये किसकी देन थी? इन्हीं की देन थी, है ना। तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। 1991 के ऐतिहासिक उदारीकरण के मुख्य शिल्पकार थे ये। और पीवी नरसिम्हा राव सरकार जो थी, तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान ये हुआ था। तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, याद रखना है आपको। और उनके कार्यकाल के दौरान भारत की उदारीकरण नीति 1991 लागू हुई थी, है ना। तो ये जो लागू हुई थी ये इन्हीं के कार्यकाल टर्म में हुई थी। चंद्रशेखर सिंह जो है इन्होंने 10 नवंबर 1990 से और 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है चंद्रशेखर सिंह ने। उदारीकरण जो नीति है इसके कुछ मुख्य उद्देश्य भी है जो कि आपको पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम हो गई इसके थ्रू। उच्च आर्थिक विकास दर और आर्थिक स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए इसका उद्देश्य जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना था। और इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और देश के कर्ज को कम करना है। विदेशी व्यापार नीतियों, कर सुधारों,
विदेशी मुद्रा सुधारों आदि के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और गाइस इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें हम आपको। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आप सभी की स्पेशल जो एग्जाम चल रही है उसकी बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, सिर्फ 79 रुपीज की प्राइस अभी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज से आपकी एग्जाम स्टार्ट हुई है ना। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। जो टॉपिक यहाँ पर आज देखने को मिले पूरे 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जहां तक हमने एनालाइज किया है इन सभी क्वेश्चंस को, जो पैटर्न हमने इसमें डाला है ना टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल एक्यूरेट उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा पेपर आपका निकल कर आया है। पूरे आप कहेंगे तो टॉपिक भी हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक आपको सेंड कर देंगे ताकि आप भी समझ सके। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर हमने अप टू डेटेड कर रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो आप जाकर उनको ही पढ़कर जाइए, सीधे सीधे एग्जाम को फोड़ कर भी आ सकते हैं। इतनी एबिलिटी है या इस टेस्ट सीरीज की खासियत है। 700 से 800 के समथिंग कंटेंट है इस टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ पीडीएफ नोट्स वगैरह टेस्ट मिलेंगे, और टेस्ट भी इतने बढ़िया शानदार मिलेंगे जो आपके टॉपिक वाइज भी रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट और एफएलटी मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आप अपने इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है, पूरा का पूरा डेमो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। पूरी चीज़ें हमने आपको बता दी है, जो चीज़ें थी बताने की। अब डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाकर एक बार जरूर से डेमो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा गाइज हमारी कुछ और भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह है, जैसे कि ये आरपीएफ कांस्टेबल की, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी की अवेलेबल है, आरआरबी ग्रुप डी, इसके अलावा ये एसएससी सीजीएल की है, एसएससी एमटीएस की ये अवेलेबल है, और ये एसएससी एमटीएस की है, ये एसएससी सीएचएसएल की है ना। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक की है, और पुलिस आरक्षक, इसके अलावा ग्रुप 4 वगैरह और भी अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो है आपको नॉमिनल काफ़ी नाममात्र के प्राइस पर मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का। एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक आपको दी गई है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, नीति निर्देशक तत्व जो है कौन से भाग में है, तो भाग 4 में देखने को मिलते हैं। कई मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसके अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, डीपीएसपी, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, इनका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 में, भाग 4 में, है ना। ये जो तत्व है केंद्र और राज्य सरकारों को कानून और नीतियां बनाते समय दिशा निर्देश देते हैं, और इन तत्वों का मकसद है भारत में कल्याणकारी राज्य बनाना और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। यह डीपीएसपी का मूल उद्देश्य है या मकसद है। इन तत्वों की अगर अपन खास बात देखें डीपीएसपी की, तो ये जो तत्व है गैर बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, यानी अदालतें इनके उल्लंघन के लिए कार्यवाही नहीं कर सकती है। ये तत्व उन आदर्शों को दिखाते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर कानून और नीतियां बनाई जानी चाहिए। और ये जो तत्व है आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये तत्व व्यापक गरीबी, भुखमरी और सामाजिक आर्थिक असमानताओं जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करते हैं। तो डीपीएसपी के बारे में आप ये चीजें जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा जो एआई और नवाचार पर केंद्रित होगा, तो ये दुबई में करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी या चेन्नई आपको नाम दिया रखा होगा, है ना। तो आप जो भी है, मद्रास हो या फिर चेन्नई हो, है ना। तो आईआईटी जो मद्रास है ये दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलेगा, और ये जो केंद्र है 2025 में शुरू होने वाला है। इसका नाम जो है IITM ग्लोबल दुबई सेंटर रखा जाएगा, है ना। और ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI डेटाबेस, है ना, इसके अलावा डेटा साइंस, रोबोटिक्स और टिकाऊ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेगा। ये जो केंद्र है भारत में उद्यमशील पारिस्थितिक तंत्र और दुबई के प्रौद्योगिकी परिदृश्य के बीच कड़ी का काम करेगा। इस केंद्र की जो स्थापना है, इसके लिए IIT मद्रास और दुबई की अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन विभाग जो है DET, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है, समझौता हुआ है, और इस समझौते पर हस्ताक्षर दुबई के आर्थिक विकास निगम है DEDC, इनके CEO है हादी बद्री, है ना। और IIT मद्रास के वैश्विक संपर्क के डीन है प्रोफेसर रघुनाथन रंगस्वामी, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए
अगला क्वेश्चन है गणगौर त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ये 18 दिनों के लिए मनाया जाता है गणगौर त्योहार। राजस्थान में गणगौर त्योहार है ये 18 दिनों तक चलता है। ये जो त्योहार है मुख्य रूप से चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हालांकि ये त्योहार जो है फागुन महीने की पूर्णिमा यानी होली से शुरू हो जाता है। तो गणगौर जो है भारतीय राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और ये जो है गुजरात पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, बस खास करके ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बना है आपसे, लोसांग त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये दिसंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लोसांग त्योहार दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और ये सिक्किम का नववर्ष है। इसे तिब्बती नववर्ष या फिर लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठान के आधार पर मनाया जाता है। ये जो त्योहार है फसल के मौसम के अंत पर मनाया जाता है और ये त्योहार तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने की जो 29 तारीख है इससे शुरू होता है और एक सप्ताह तक ये बेसिकली चलता है। तो इसमें भी आपको बन सकता है कि कितने दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा है किस महीने में मनाया जाता है ना। लोसांग जो त्योहार है ये भूटिया जनजाति की का सिक्किमी नववर्ष है जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और ये त्योहार तिब्बती नववर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठान द्वारा ग्रहण किया जाता है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी आपका पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है या भारत और चीन को जो दर्रा जोड़ता है इस दर्रे का नाम आपको बताना है। तो काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और दीपू दर्रा ये जोड़ते हैं भारत और चाइना को, है ना। इन्हीं में से एक आपको मिला होगा। हम काराकोरम दर्रा जो है इसके बारे में बता दें। काराकोरम जो दर्रा है काराकोरम पर्वतमाला है में है। ये जो दर्रा है काराकोरम पर्वतमाला में है और ये भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के सिंजियांग प्रांत जो प्रदेश है इसके बीच स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 15,397 फुट यानी कि 4,693 मीटर है और ये तारिम बेसिन में लेह लद्दाख और यरकंद के बीच पुराने कारवा मार्ग पर है। मंगोलियाई में जो काराकोरम है इसका मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल। तो आपको ये थोड़ा सा देख लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो एग्जाम पैटर्न है गाइस उसी के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है देखने को जो आपके एग्जाम में आज पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 73 है आर्टिकल 73 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 73। तो संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से इसका संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के मुताबिक संघ की कार्यकारी शक्ति का जो विस्तार है ये होता है और ये उन विषयों तक फैली होती है जिनके बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति संविधान या संसद के किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से बताए गए अधिकारों के अलावा किसी भी राज्य में विस्तारित नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसने शुरू की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना इसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मई 2016 में इसको शुरू किया गया और 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित करता है। सरकार का जो लक्ष्य है देश में बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो लक्ष्य है यह बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में उपयोग किए जाने वाले खाना पकाने वाले अशुद्ध ईंधन को साफ सुथरे और अधिक कुशल एलपीजी से प्रतिस्थापित करना है ना। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक जो अधिकार है भाग 3 में आपको देखने को मिलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नहीं थे और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है या मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। 1215 में इंग्लैंड के राजा थे जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था, याद रखना है। और मौलिक जो अधिकार है न्याय संगत है क्योंकि उल्लंघन होने पर व्यथित व्यक्ति उनके परिवर्तन के लिए न्यायालय का रुख कर सकता है, तो इसलिए न्याय संगत ये है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है किससे संबंधित है? तो किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 21। ये जो अनुच्छेद है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसे संविधान के सबसे अहम प्रावधानों में से एक माना जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शांति से सोने का अधिकार और पानी का अधिकार। तो ये सारे जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बना है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का प्रावधान है? तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का जो प्रावधान है चौथी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची सही जवाब रहेगा।
भारतीय संविधान की 34वीं अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का प्रावधान है और इस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है इनको राज्यसभा में सीटें मिलने का तरीका बताया गया है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या इसी अनुसूची में तय की गई है ना। तो देख लीजिएगा अच्छे से, सीधे सीधे क्वेश्चंस वहीं से बन रहा है जहां से ऑलरेडी हम आपको बता भी चुके हैं। पूरा का पूरा कंटेंट टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, जो जो आपको वहां पर कवर करवाया जा चुका है और कवर करवा रहे हैं। हाँ, तो आप जरूर से एक बार देखिएगा जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत इनके द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर काबिज है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलकर, है ना। उन्हें वरीयता के आधिकारिक अधिकार में राष्ट्रपति के बगल में एक स्थान दिया गया है और ये कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बेसिकली बनाया गया है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो ये कहता है आर्टिकल 66। आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी ये बन सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ और उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में गन्ने का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो गन्ने के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद जो राज्य आते हैं उनमें महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पर, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा और पंजाब, फिर इनमें ये सीरियल वाइज नंबर है तो आप अच्छे से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन देश के कुल गन्ने के उत्पादन का करीब आधा हिस्सा होता है ना। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती करने वाले किसानों की संख्या करीब 50 लाख के समथिंग है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, डेटा भी आपको याद रखना है। गाइस देखिए, ये हमारी स्टैटिक जीके की स्पेशल ई बुक है जो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं लगातार अप टू डेटेड क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी ई बुक, जो आपका लेटेस्ट कंटेंट आपका अभी देखने को हमें मिल रहा है। SSC की एग्ज़ाम और रेलवे की एग्ज़ाम को देखकर खासकर इस ई बुक को प्रिपेयर किया है ताकि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे यहाँ से कवर हो पाए, है ना। तो इसमें अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, नवीनतम पैटर्न पर आधारित और आगामी जो परीक्षाएं आपकी होंगी उनके लिए बेस्ट आपके लिए रहेंगी। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे जो कि पूरे लेटेस्ट रहेंगे। तो सिर्फ 25 रुपये 25 रुपीज़ की प्राइस में 1500 से भी ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, है ना। बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इनको कवर करने का, जो आपकी एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशन पर डेमो डाला है, ई बुक वाले सेक्शन में जाकर आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहां से क्लियरली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में CRR का प्रतिशत कितना है? तो ये 4% के समथिंग है। केस रिजर्व रेशियो CRR होता है, यानी नगद आरक्षित अनुपात इसको बोलते हैं। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास जमा की जाने वाली नकदी का परसेंटेज ये होता है ना। ये एक बैंकिंग उपकरण होता है। तो जनवरी 2025 में नगद आरक्षित अनुपात की अगर अपन बात करें तो ये 4% निर्धारित किया गया। भारत आरक्षित आवश्यकता अनुपात डेटा मासिक रूप से अपडेट किया गया जाता है, जो सितंबर 1962 से जनवरी 2025 तक उपलब्ध है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है आपका, किस मुख्य अर्थशास्त्री का निधन हो गया जो प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे? तो इनका नाम है विवेक देवरॉय, इनका निधन हो गया है ना, विवेक देवरॉय का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। 2023 में इनका निधन हो गया विवेक देवराय का, याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी आपका बन सकता है कि हाल ही में किस प्रधानमंत्री का निधन हुआ है? तो मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ भी हाल ही में, कुछ टाइम पहले ही, आपको याद रखना है ना। विवेक देवराय जो है भारतीय अर्थशास्त्र के एक प्रमुख और सम्मानित विद्वान थे। वे भारतीय सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीति निर्णयों में शामिल थे। उनकी अर्थव्यवस्था पर गहरी समझ और योगदान था। उनका निधन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों के लिए एक बड़ा नुकसान था। इस तरह से चीजें ये है, आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण कब हासिल कर लिया था? तो ये क्या था 1859 में। साल 1859 में अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया और भारत पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। इस विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश ताज का जो शासन है ये बेसिकली हो गया था। तो विद्रोहियों को दोषी
कराने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश राज का शासन जो है ये चालू कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है? तो रथ यात्रा से रिलेटेड है। जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ा हुआ स्थान है और ये यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है इसको उड़ीसा के पुरी में निकाली जाती है। और इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा का साक्षात दर्शन करने से 1000 यज्ञों का पुण्य मिलता है। ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इनका नाम आपसे पूछा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी बेगम हजरत महल। आपको याद रखना है। यहां पर झांसी की रानी अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो वो भी आपका करेक्ट हो सकता है। क्लियर है? बेगम हजरत महल जिन्हें अवध की बेगम कहा जाता है, नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। उसने लखनऊ पर शासन किया जहां 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह में चूक के सिद्धांत के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके तहत डलहौजी उनसे लखनऊ आत्मसमर्पण कराना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो जनरल ह्यूग रोज ने किया था। याद रखिएगा, जनरल ह्यूग रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने लक्ष्मीबाई और उसके पास के इलाकों में विद्रोह को कुचल दिया था और उन्होंने 1860 में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में भी काम किया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 में कौन सी 2+2 वार्ता हुई थी? तो चौथी वार्ता हुई थी। चौथी 2+2 वार्ता हुई थी। ये जो वार्ता है 2023 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने भाग लिया था। क्लियर है? इस वार्ता में प्रमुख बिंदु भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, सामरिक साझेदारी को और मजबूत करना था। साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग का इतिहास अगर अपन देखें तो पहली वार्ता हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पहली वार्ता 2+2 की वार्ता हुई थी 2020 में। दूसरी वार्ता 2021 में हुई, इसका दूसरा दौर था ये। तीसरी जो वार्ता थी, इसके बाद तीसरी वार्ता 2022 में हुई थी और चौथी जो वार्ता है जो कि 2023 में हुई 2+2 वो डायलॉग वार्ता 2023 में आयोजित हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद और सामरिक साझेदारी पर चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है, बनाता है? तो तैयार करने का जो काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, एनडीसी का, है ना। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद की सहायता से तैयार किया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार बनाती है और इन योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के बाद बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद देश के विकास से जुड़े मामलों पर फैसले लेने और विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया एक निकाय है, एनडीसी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया अमित शाह के द्वारा। 31 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत कार्यक्रम का उद्घाटन अमित शाह ने किया। तारीख अगर पूछी जाए तो 31 अक्टूबर 2023 को ये किया गया, है ना। अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2024 को इस दिन के विशेष समारोह में भाग लिया। सरदार पटेल की मूर्ति के पास राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस दिन को पूरे देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया DWCRA ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? DWCRA, है ना। तो 1982-83 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखना है आपको DWCRA। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज योजना की शुरुआत साल 1982-83 में हुई थी। ये जो योजना है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए शुरू की गई थी और यह IRDP की एक उप योजना है। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है क्वाड सम्मेलन से बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन में कौन से समझौते हुए थे? तो देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन जो है इसमें 2024 और 25 के दौरान कुछ प्रमुख समझौते हुए और पहले हो सकती हैं जो 4 देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हालांकि 2024-25 के लिए विशिष्ट शिखर सम्मेलन या समझौते की जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर बात करें पिछले शिखर सम्मेलनों की तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में इन क्षेत्रों में समझौते होने की संभावना है ना। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत सिंगापुर के बीच सितंबर में कौन सा समझौता हुआ था? तो डिजिटल तकनीकों, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास क्षेत्रों में कुल 4 समझौते बेसिकली हुए थे भारत और सिंगापुर के बीच में। तो भारत और सिंगापुर के बीच सितंबर 2024 में 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जो मुख्य रूप से वित्तीय सहयोग, व्यापार से संबंधित था, और यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अम्ल से ब्यूट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन था। तो ब्यूट्रिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यह तेली रंगहीन तरल होता है और इसकी जो गंध है बहुत खराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो नंदन नीलेकनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी जो है भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये जो समिति है भारत सरकार के कर्मचारियों और सेवा नियमों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है और उन्हें वित्तीय सलाह भी सांसद देती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ये है आपका, किस अनुच्छेद में काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान है? तो आर्टिकल 42 करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 42 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अनुच्छेद 42 इस बात पर जोर देता है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 42 एक गैर सरकारी संगठन है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करने वाले मानव अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साल 1976 में भारत के संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साल 1976 में भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ था 42वां संशोधन हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साल 1976 में भारत के संविधान में 42वां संशोधन हुआ था और इस संशोधन के जरिए संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया और इस अनुच्छेद में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। यह भी आपको याद रखना है ना। ये हमारी गाइस स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह है। तो आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस की सारी टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 79 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम, अगर अभी तक आपने रोल नहीं किया है तो जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं हम और पूरा अप टू डेटेड है, लेटेस्ट है, पूरा दुनिया भर की चीज़ें मिलेगी। करीबन 700 से 800 के समथिंग कंटेंट यहाँ पर पूरा डला हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। जो लोग एमपी की स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की किसी भी एग्जाम की, सब उनको यहाँ पर एप्लीकेशन पर चले जाएगा, आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रुप 4 वगैरह और भी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, काराकोरम रेंज कौन सी पर्वतमाला में है? तो ये हिमालय जो पर्वतमाला में देखने को मिलती है। काराकोरम पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है और ये एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है। यह चीन, भारत, पाकिस्तान की सीमाओं के साथ में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने एम्पियर का होता है? इस तरह से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में संगाई नाम के हिरन के नाम पर संगाई महोत्सव मनाया जाता है। ये जो महोत्सव है हर साल कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक मनाया जाता है ये महोत्सव। मणिपुर में संगाई नाम के हिरन के नाम पर संगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है और यह जो महोत्सव है हर साल 21 से 30 नवंबर माफ कीजिएगा 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। यानी कि 10 दिनों तक ये त्यौहार जो है बेसिकली मनाया जाता है। और ये जो महोत्सव है मणिपुर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अभी हाल ही में आरबीआई ने कंसल्टेंट बनाए हैं, जो कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन बना था आपका, एग्जैक्ट तो पूरा नहीं मिल पाया है, फिर भी हमने यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देते। उर्जित पटेल अगर दिया था, रघुराम राजन नहीं दिया था, तो उर्जित पटेल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इन दोनों को बनाया गया है, उर्जित पटेल, रघुराम राजन दोनों को बनाया गया था। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ईयर दे रखा था या कुछ और डिटेल क्या क्या दे रखी थी। तो उर्जित पटेल भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल 2016 से 18 तक था। उन्हें कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करने का उद्देश्य भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रित और वित्तीय स्थिरता और नीतियों के विकास में सहायता प्राप्त करना था। रघुराम राजन जी जो है ये भी भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर है। इनका कार्यकाल 2013 से 2016 तक था। रघुराम राजन को कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करने का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन, मूल्य स्थिरता की दिशा में नीतिगत सलाह लेना था, है ना। तो इनको कंसल्टेंट बेसिकली बनाया गया है। आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शंस मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? तो 35 ईयर्स होती है कम से कम, तभी बनाया जा सकता है, और अधिकतम होती है 65 ईयर्स। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
और इस प्रकार 35 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु के साथ एक व्यक्ति को इस पद के लिए योग्य माना जाता है। 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है और इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस नदी के उत्तर में है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में देखने को मिलता है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। मालवा का पठार एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में फैला हुआ है। ये पठार जो है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये फरवरी में मनाया जाता है एलिफेंटा उत्सव। एलिफेंटा महोत्सव हर साल फरवरी में मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर मनाया जाता है और ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है। इसमें नृत्य और संगीत का आयोजन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था? तो 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया गया था। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, 1857 से 59 तक भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह रहा। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ और दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में ये बेसिकली बाद में फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदार कौन होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह से अगर ऑप्शन था तो ठीक है, नहीं था तो यहाँ पर हम आपको बता दें मौर्य साम्राज्य में कई तरह के अधिकारी थे जो अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। जैसे कि इनमें से कुछ थे, अध्यक्ष थे, महारथ, प्रादेशिक और प्रादेशाध्यक्ष, इसके अलावा अमात्य, इस तरह के कुछ और भी अधिकारी थे जो अलग अलग जिम्मेदारियों के निर्वहन थे या जिम्मेदार थे, है ना। तो इस तरह से बताया जा सकता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य दे रखा था तो इस तरह से आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। भारतीय नवजागरण के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित था। ये ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी अच्छे गुणों का केंद्र और स्रोत ये था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल जो है सबसे लंबा था, है ना। तो इस तरह से आपको दे रखा था, तो किसका था? अकबर करेक्ट आंसर रहेगा, अकबर। देखिए, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा जो शासनकाल का रिकॉर्ड है ये अकबर के नाम है। अकबर ए आजम इसका पूरा नाम है। 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक शासन किया। टोटल 49 वर्ष 8 महीने 16 दिन इसने शासन किया। वहीं बात करें आलमगीर की या आलमगीर औरंगजेब जिसको कहा जाता है, तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक शासन किया है। टोटल 48 वर्ष 7 महीने 3 दिन। तो गाइस देखिए यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूजन था, अकबर और औरंगजेब में। तो देखिए यहाँ पर अकबर जो है इसने 49 वर्ष शासन किया है और औरंगजेब ने किए 48 वर्ष। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर अकबर ही जाएगा, क्योंकि अकबर जो है इसने 49 वर्ष 8 महीने 16 दिन शासन किया है ना। तो सबसे लंबा शासनकाल का जो रिकॉर्ड है अकबर के नाम है, आप याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता था, इसलिए हमने ये चीज़ें डाल दी, एग्जैक्ट डेट और टाइम, कितने वर्ष तक शासन किया था, आपको भी क्लियर एक चीज हो पाए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल की जो घोषणा है बेसिकली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में शामिल है। इस अध्याय में संघ स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मगरमच्छों में कितने चेंबर होते हैं? हार्ट हृदय कक्ष होते हैं, तो 4 हृदय कक्ष बेसिकली होते हैं। मगरमच्छों में 4 कक्षी हृदय होता है और इसमें 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं, है ना। मगरमच्छों का हृदय जो है स्तनधारियों और पक्षियों के हृदय के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्गापुर, बस्तर, चंद्रपुर, लोह अयस्क बेल्ट किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। दुर्गपुर, बस्तर, चंद्रपुर, लोह अयस्क जो बेल्ट है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में फैला है। ये भारत के प्रमुख लोह अयस्क बेल्टों में से एक है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। गाइस देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए हम बता दें आपको, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे लगभग हमें जहां तक इन्होंने बताया 15 के समथिंग बता रहे, लगभग 15, है ना। मान के चलेगा आप
इतने क्वेश्चन हमें करंट अफेयर के बताए, बट कि आप देख लीजिएगा और बाकी सेकेंड शिफ्ट और हो जाएगी तो हमें और क्लियरली पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं एग्जैक्ट, है ना, उसमें भी हम आपको बता देंगे। बट इतना आप मान के चलिएगा 10 से 15 के बीच में आप मान लीजिएगा, है ना, 50 में से 15 मामूली बात है। इसके अलावा मणिपुरी से एक क्वेश्चन और बना था, कुछ एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। करंट अफेयर जो है 2022 से 2 क्वेश्चन बने थे, है ना। इसके अलावा एक कोई मंदिर से था क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो ये क्वेश्चंस थे पूरे के पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस, हमने जहां तक हो पाया है हमने आपको बताने की हेल्प करी है, क्लियर है, ताकि आपको एग्जैक्ट पैटर्न समझ में आ पाए। तो पूरा लगभग आपको पैटर्न समझ में आ चुका है, पूरे क्वेश्चंस हमने कवर करवा दिए, आपको आइडिया लग चुका है। पेपर इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आसानी से आप फोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग है, जो टेस्ट सीरीज में कंटेंट हमने डाल रखा है सारा वहीं पूरे वही के वही टॉपिक उठकर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक भी क्वेश्चंस यहाँ पर अगर देखे कुछ करंट को छोड़कर तो ज़्यादातर क्वेश्चंस नए आपको नहीं मिल रहे, वही घिसे पिटे क्वेश्चंस ही कवर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, क्लियर है। तो आप अच्छे से देखिएगा सारे को, हम इस टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी चीज़ों को कवर करवा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो सिर्फ 79 रुपीज़ में प्राइस में इनरोल कर सकते हैं, बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डेमो हमने एप्लीकेशन पर डाला है, वहाँ से आपको जितने भी तरह के डाउट से क्लियर हो जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बेस्ट बता दे, अभी नहीं इनरोल किया है ना तो बाद में करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से कर लीजिएगा और अभी से अच्छे से लगाने लग जाइएगा टेस्ट को, क्योंकि आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो हमने इसमें भी पहले एग्जाम से पहले ही बता दिया था कि एग्जाम ओरिएंटेड है। जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना हमने, वो पूरा का पूरा आएगा सेम टू सेम, उसी के अकॉर्डिंग वहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, है ना। तो जरूर से चेकआउट करिएगा आरआरबी ग्रुप डी वाले, आरआरबी एनटीपीसी वाले, और इसके अलावा हमारी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, इन सभी की टेस्ट सीरीज में हमने लॉन्च कर दी है, जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट डील है आपके लिए, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर भी है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी एमपी एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करिएगा, आपको बेस्ट मिल जाएगी, जाकर एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक भी हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करवा पाए। ये स्पेशल हमारी ई बुक है गाइस, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट है पूरे आप कवर कर सकते हैं नाम मात्र की प्राइस में। तो आप जाकर जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैथ्स की बात करें गाइस, मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन बना है ये आपका नंबर सिस्टम से बने हैं, और टॉपिक हम आपको बेसिकली बता रहे हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम की बात करें 3 क्वेश्चंस बने हैं आपके, डेटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चंस उन्होंने नहीं बताया, एग्जैक्ट उनको याद है या बना ही नहीं है ये हम नहीं बता सकते, जो हमें बताया है हम वही आपको बता रहे हैं, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चंस बने, मेंसुरेशन से आपका 1 क्वेश्चन बना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन बने हैं, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं, एवरेज से 3 क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं, रिलेशनशिप, है ना, से 1 क्वेश्चन, बिटवीन नंबर से क्वेश्चंस नहीं था शायद। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस बने, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से भी 3 क्वेश्चंस आपके बने हैं। और गाइस रीजनिंग में अगर अपन बात करें तो रीजनिंग में देखिए एनालॉजी जो है इससे 2 क्वेश्चंस बने हैं, क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन है, सीरीज से 5 क्वेश्चंस बने, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है इससे 2 क्वेश्चन बने हैं, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं था शायद, रैंकिंग एंड ऑर्डर से आपका 2 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा सिलोज से 2 क्वेश्चन आपके बने, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल जो सीरीज है इससे 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, है ना। मिरर और वाटर इमेज जो है इससे 1 क्वेश्चन बनाए, और एम्बेडेड फिगर से 1 क्वेश्चन बनाया आपका, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग इससे भी 1 क्वेश्चन आपका बनाए। तो ये सारे टॉपिक हमने आपको बता दिए, मैथ्स रीजनिंग के भी, और जीके का पूरा पेपर कवर करवा दिया आपको। तो यहाँ पर लगभग पूरा का पूरा पेपर आपको हमने कवर करवा दिया जो आपके एग्जाम में आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट का जो वीडियो है ये भी आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे, बट क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% ऑथेंटिक और रियल चीज़ें हम दे पाएँ तो आप ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और थोड़ा सा वेट जरूर से कर लिया करें, क्योंकि गलत देखने से अच्छा है कि थोड़ा सा लेट देखे पर सही देखे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आप पहले गलत देख लेंगे फिर सही देखेंगे तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जैक्ट पैटर्न आप फिर नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो यही चीज़ें हम आपको बताते हैं कि आप जो भी देखें एक्यूरेट देखा करें,
और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट हम लेकर आते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? ये हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह इनके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह ग्रुप डी की इसके अलावा ये कांस्टेबल वाली ऑलरेडी आपने परचेस कर ही ली है, क्योंकि बेस्ट है। अगर नहीं किए तो जल्दी कर दीजिएगा, बाद में पछताएंगे नहीं की तो, क्योंकि इतना बढ़िया शानदार कंटेंट आ रहा है। हम आपको फर्स्ट टाइम ही बता चुके हैं कि जो आपके एग्जाम में बन रहा है पूरा का पूरा यहीं से आ रहा है ना, तो इसके अलावा और कोई बताने वाली बात ही नहीं है ना। जब भी आपको टाइम मिले अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी की है हमारी, इसके अलावा ये सीजीएल की स्पेशल है, ये सीएचएसएल की है और ये एमटीएस की है। लेटेस्ट है पूरी की पूरी, एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये हमारी 25 रुपये की से बेस्ट ई बुक्स है, जिससे आप 1500 से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन है लेटेस्ट पैटर्न वाले, तो 1500 से अधिक लेटेस्ट पैटर्न के 1500 से ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसी सिर्फ 25 रुपीज़ में आप पूरे कवर कर पाएंगे, है ना, इसकी मदद से। तो आप जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।